नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आर का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, जिसमें हम 7 टेस्ट कर चुके हैं। देखिए, जीएस के 7 टेस्ट हो चुके हैं और बाकी का हिंदी के भी 8 टेस्ट, लगभग 8 या 9 टेस्ट करीब हो चुके हैं। तो ये आज जीएस का आपका ध्येय आईएएस का 8वां टेस्ट है आपका। देखिए, आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि ध्येय आईएएस का समीक्षा अधिकारी का 8वां टेस्ट है आपका। देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी ध्येय का 8वां टेस्ट है। तो ध्येय आईएएस का ये 8वां टेस्ट है। इससे पहले 7 टेस्ट हो चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में इसका आंसर वीडियो से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 8वां टेस्ट। इसको शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से और मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा ज़्यादा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। वीडियो को भी ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें आप और शेयर करें, और ज़्यादा ज़्यादा अच्छा कमेंट कर सकते हैं नीचे। ठीक है, अगर कुछ गलती हो वीडियो उसके अंदर या कोई क्वेश्चन भूल बस रॉन्ग आंसर हो जाए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कुछ गलत नहीं होता है, हम ध्यान से ही देख के सब कुछ करते हैं, लेकिन आप कुछ भी गलती होने पर आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, उसको कमेंट में ही सही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम ध्येय आईएएस का 8वां टेस्ट, जो कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को इनके स्थापना होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसकी स्थापना पहले हुई। देखिए, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना कब हुई है? तो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना 1995-96 में हुई है। 1995-96 में हुई है। देखिए, बधुआ मजदूरी उन्मूलन रोकथाम अधिनियम कब आया? तो बधुआ मजदूरी रोकथाम उन्मूलन या रोकथाम अधिनियम 1976 आया। फिर आम आदमी बीमा योजना कब आया है? देखिए, आम आदमी बीमा योजना 2007 में आई है। 2007 में आई है। और अक्षय बीमा योजना कब आई है? तो 2001 में आई है। तो इस हिसाब से क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले बधुआ मजदूरी वाला आया, तो मतलब 2 आया, फिर 1 आया, 2 1 के बाद क्या आएगा? 2 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा। तो 21 43 किस ऑप्शन में है? तो 21 43 आपके सी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई? 5वीं में, 6ठी में, चौथी में या 7वीं में? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। और 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से चली? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1969 से लेके 1974 तक चली। ठीक है, 1974 से 5वीं 1975 से लेके 1975 से लेके 1978 तक, 1974 से लेके 1978 तक चली। 79 में खत्म होनी थी, लेकिन उसके पहले ही 2 साल का वो आ गया था। ठीक है, मेरनाड गोंडल का मॉडल आ गया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? भारत में रुपया पूंजी खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय है। चालू खाते पर रुपए को अभी तक पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सका है। तो कौन सा सही है इसमें से? इसमें ना तो 1 ना तो 2, दोनों सही नहीं है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? रुपया परिवर्तनीयता से तात्पर्य है कि रुपया का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं का रुपया में बिना किसी हस्तक्षेप स्वतंत्र रूप से संभव होने से है। ठीक है, तो रुपया परिवर्तनीय से मतलब है कि विदेशी मुद्रा और रुपये में आसानी से एक्सचेंज हो जाना। ठीक है, परिवर्तन हो जाना। चालू खाते में रुपया को अगस्त 1994 से परिवर्तनीय बनाया गया, जबकि पूंजी खाते में अभी वह पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। चालू खाते में 1994 से शुरू किया गया था। ठीक है, रुपया के परिवर्तनीय, लेकिन पूंजी खाते में अभी तक नहीं हुआ। तो दोनों गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो किसमें स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरला में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, ए और सी दोनों में। तो किसमें अधिक है? ए और सी दोनों में है। ठीक है, ए और सी दोनों में है। ठीक है, केरला में 10 लिंगानुपात, देखिए केरला में कितना है? 1084 लिंगानुपात है। हाँ, प्रति 1000 पुरुष पर 1084 है। और पुडुचेरी में 1037 है। पुडुचेरी में 1037 है। ठीक है, और तमिलनाडु कितनी है? अर्थात दोनों राज्यों में पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं। ठीक है, इसमें 84 महिलाएं अधिक है, इसमें 37 महिलाएं अधिक है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध बनेठी कला का अभ्यास किस एक में निपुणता प्राप्त करने हेतु किया जाता है? बनेठी कला का तलवारबाजी में, हस्तशिल्प में, चिकनकारी में, चित्रकला में। तो बनेठी कला का अभ्यास तलवारबाजी के लिए किया जाता है, तलवारबाजी के लिए।
बनेठी उत्तर प्रदेश की एक कला है जो उद्भव पृष्ठभूमि हिंदू, मुस्लिम एवं सिख धर्म में पाई जाती है। इस कला का अभ्यास तलवारबाजी को निपुणता हेतु किया जाता है। इस कला में जलती हुई रस्सी को चक्काकार घुमाया जाता है। वर्तमान में इस कला के बहुत कम जानकार रह गए हैं, कम जानकार रहते हैं। बनेठी कला इसके लिए प्रसिद्ध है, तलवारबाजी के लिए, ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर छठवां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां है कि सूची 1 को सूची 2 से मिला है। एक तरफ खनिज है, एक तरफ क्षेत्र है। तो तांबा का क्षेत्र कौन सा है? नॉन फायर प्लास्टिक क्ले का, चूना पत्थर का, कांच बालू का। तो कौन, देखिए अब मिलाते हैं, तो इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए तांबा का सोनराई, तांबा का सोनराई, तांबा का सोनराई, सोनराई ललितपुर, सोनराई ललित, सोनराई कहाँ पे है? देखिए एक बार फिर से देखते हैं। देखिए तांबा का सोनराई ललितपुर, देखिए तांबा का सोनराई ललितपुर, तांबा का सोनराई ललितपुर, 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 तांबा का सोनराई ललितपुर है। उसके बाद देखते हैं नॉन फायर प्लास्टिक क्ले का मकही खो, मकही खो, मकही खो। देखिए अब इसको मिला देते हैं। देखो सीधी बात है कि सोनराई ललितपुर, देखिए इसका क्या है? इसका ए वाला है, इसका ए है, इसका क्या है? इसका बी है। इसका शंकरगढ़ का क्या है? देखिए शंकरगढ़ कहाँ पे? शंकरगढ़ किसके लिए फेमस है? कांच बालू के लिए फेमस है, कांच बालू के लिए फेमस है। मतलब डी वाला ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा मिलाया गया है? इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, ठीक है। अब एक तरफ देख लेते हैं कहाँ पे है। देखिए मकई को कहाँ पे है? मकई खो, मकई को कहाँ पे है? तो मकई को मिर्जापुर में है, मिर्जापुर में, मकई को मिर्जापुर में है। शंकरगढ़ कहाँ पे है? देखिए शंकरगढ़ कहाँ पे है? देखिए शंकरगढ़ देख लेते हैं। शंकरगढ़, शंकरगढ़ कहाँ पे है? देखिए शंकरगढ़ प्रयागराज में है, प्रयाग में है, शंकरगढ़ प्रयाग में है। कजराहट, कजाहट, कजाहट सोनभद्र में है। ये कजाहट कहाँ पे है? देखिए इसको देख लेते हैं। कजाहट सोनभद्र में है, सोनभद्र में है, कजाहट सोनभद्र में है। और बता सोनराई, सोनराई कहाँ पे है? देखिए सोनराई कहाँ पे है? तो देखिए सोनराई आपका, सोनराई ललितपुर में है, ठीक है, ललितपुर में है, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लेंगे, आपको इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। थोड़ा सा घिचपिच हो गया, लेकिन थोड़ा इसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। महागिरी, माहीगीर, माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो माहीगीर जनजाति सोनभद्र में, देवरिया में, बिजनौर में, बलिया में। तो माहीगीर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो माहीगीर जनजाति बिजनौर में पाई जाती है, ठीक है, बिजनौर में पाई जाती है। माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पाई जाती है। यह लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य आधार मछली पकड़ना है। तो ये मुस्लिम, इस्लाम धर्म क्या है? इस्लाम धर्म मछली पकड़ना कार्य है, मछली पकड़ना, माहीगीर जनजाति, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? यह जैव समुदाय तथा अजीवी वातावरण के मध्य संबंधों को दर्शाता है। इसमें ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है। दूसरा सही है कि नहीं? इसमें ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका ए और सी दोनों सही होंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, धारणीय विकास के संबंध में असत्य कथन कौन से है? तो यह अवधारणा सर्वप्रथम ब्रेटलैंड ने 1987 में दिया था। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN ने अपने रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। तो कौन सा सही है इसमें से? धारणीय विकास का मतलब, तो धारणीय विकास का मतलब क्या है? तो ना तो एक ना तो दो इसका सही है, ठीक है। देखिए क्या है, धारणीय विकास हुआ विकास जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इस संबंध में प्रश्न दिए गए दोनों कथन असत्य हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों कथन है, मतलब धारणीय विकास यही है कि मतलब कि अगले भविष्य के लिए जो अगली पीढ़ी आने वाली है उनके संसाधनों को दोहन ज्यादा से ज्यादा किए बिना अपने पीढ़ी के लिए मतलब आवश्यकता को पूर्ति करना। मतलब देखिए वही है कि धारणीय विकास मतलब कि भावी पीढ़ी की आवश्यकता को पूर्ति करने की क्षमताओं को समझौते किया बिना आज की आवश्यकताओं को पूरा करना है, ठीक है। इसको धारणीय विकास कहते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन 10वां है कि वातावरण में अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से क्या प्रभाव दिखाएगी? तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा, वातावरण असंतुलित हो जाएगा, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? देखिए इसमें दोनों हो जाएगा, तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा और वातावरण असंतुलित हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही है इसमें, ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मलावी झील, अल्बर्ट झील, टांगनिका झील, रुडोल्फ झील। उपयुक्त की उनकी उत्तर से दक्षिण के कलम में मिलाई है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण के कलम में इसको मिलाना है, ठीक है। तो अल्बर्ट झील, रुडोल्फ झील, मालविका झील, मलाविका, देखिए टांगनिका झील, तो इसमें कौन सा सबसे उत्तर में आएगा? तो सबसे उत्तर में कौन सा आएगा? तो इसको मिलाते हैं। तो पहले रुडोल्फ झील आएगा, रुडोल्फ झील, रुडोल्फ झील के बाद फिर आएगी आपकी अल्बर्ट झील, अल्बर्ट झील के बाद क्या आएगी? उसके बाद मलावी झील आएगी, मलावी झील के बाद क्या आएगी? टंगनिका झील आएगी, टंगनिका झील आएगी, टंगनिका झील, ठीक है। तो पहले रुडोल्फ झील, रुडोल्फ झील, अल्बर्ट झील, मलावी झील, टंगनिका झील, ठीक है, आएगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं रुडोल्फ झील, अल्बर्ट झील, टंगनिका झील और मलावी झील, ठीक है। इसको उत्तर से दक्षिण का क्रम है ये, ठीक है, अफ्रीका की झील है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर है, एक तरफ उद्योग है। बुपरताल, बुपरताल ऊनी वस्त्र, तुलुज, तुलुज विमान उद्योग, लियोन्स रेशम उद्योग और हैनोवर, हैनोवर कोयला उद्योग। तो तुलुज विमान उद्योग है कि नहीं? तुलुज, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से? तो इसमें से हैनोवर, हैनोवर वाला सही नहीं है, मतलब कि हैनोवर कोयला उद्योग नहीं, कुछ और है। देखिए हैनोवर क्या है, देखिए हैनोवर आपका धातु एवं रसायन हेतु प्रसिद्ध है। धातु एवं जर्मनी का हैनोवर जर्मनी में है, धातु रसायन हेतु प्रसिद्ध, धातु रसायन हेतु प्रसिद्ध, धातु रसायन हेतु प्रसिद्ध हैनोवर। बुपरताल उन्हीं उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बुपरताल, बुपरताल जर्मनी में, बुपरताल जर्मनी में, जर्मनी में, बुपरताल जर्मनी में, जर्मनी में है उन्हीं उद्योग के लिए। तुलुज, तुलुज, तुलुज कहाँ पे? फ्रांस में विमान के लिए प्रसिद्ध है तुलुज, फ्रांस में विमान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लियोन्स, लियोन्स कहाँ पे है? लियोन्स फ्रांस में है, रेशम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ही गलत था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेनेलेक्स देशों में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है इसमें? तो बेनेलेक्स में कौन सा नहीं? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? पुर्तगाल शामिल नहीं है, ठीक है, बेनेलेक्स देशों में, ठीक है। तो बेनेलेक्स देशों में 3 देश आते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आते हैं। स्पेन और पुर्तगाल मिलाकर आइबेरिया बनाते हैं। देखिए स्पेन और पुर्तगाल, देखिए इसमें साथ अगर स्पेन बना दिया जाए, स्पेन, स्पेन को मिला दिया जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आइबेरिया, आइबेरिया, ठीक है। बेनेलक्स में नहीं आते हैं, ठीक है, आइबेरिया बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ नहीं पाई जाती है? चिली में, केपटाउन में, बोलीविया में, कैलिफोर्निया में। तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ नहीं पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु आपकी बोलीविया में नहीं पाई जाती है, ठीक है, बोलीविया में नहीं पाई जाती है, ठीक है, बोलीविया में नहीं पाई जाती है। भूमध्य सागर आपस में विस्तृत जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु कहलाती है। यह जलवायु भूमध्य देशों में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों में पाया जाता है। फ्रांस, दक्षिणी इटली, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया, कैलिफोर्निया, चिली, पर्थ, केपटाउन इत्यादि सभी भूमध्य सागरीय जलवायु। तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है? 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है, ठीक है। तो बोलीविया इसके बीच में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यू। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? चूना पत्थर के क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में, परिहिमानी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे जैसे हिमानी आगे बढ़ती है वैसे 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 सीलें घिसती हैं और वे वी आकार की घाटियां यू आकार की घाटियों में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। वी आकार की घाटियां यू आकार की घाटियों में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि असीर पर्वत श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सऊदी अरब, कुवैत में, सऊदी अरब, इराक में, सऊदी अरब, बहरीन में और सऊदी अरब, यमन में। तो कहां पे स्थित है?
तो सऊदी अरब और यमन में स्थित है, ठीक है, सऊदी अरब और यमन में। आसीर पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम सऊदी अरब में एक पहाड़ी क्षेत्र है जो लाल सागर के समानांतर चल रही है। इसका विस्तार यमन में पाया जाता है। मक्का इसी श्रेणी में अवस्थित है, जिसका प्रमुख हवाई अड्डा जेद्दा है। देखिए, इसका सऊदी अरब जाने के लिए सबसे प्रमुख हवाई अड्डा जेद्दा है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, कूट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, एक तरफ वो कहाँ पे रहते हैं, उनका निवास स्थल, ठीक है। तो जनता बुशमैन, बंतू, पिग्मी, मसाई। तो मसाई कहाँ जाते हैं, देखिए मसाई कहाँ रहती हैं, तो मसाई कहाँ रहती हैं, तो मसाई कालाहारी महोत्सव में रहती हैं, ठीक है। मसाई कालाहारी पूर्वी अफ्रीका में। देखिए फिर से देखते हैं इसको, तो निम्नलिखित में से कौन इसको मिलाना है। बुशमैन कहाँ रहती है, देखिए बुशमैन, तो बुशमैन आपकी कालाहारी महोत्सव में रहती है, बुशमैन कालाहारी महोत्सव में रहती है। मसाई पूर्वी अफ्रीका में रहती है। पिग्मी कहाँ रहती है, पिग्मी कहाँ रहती है, तो पिग्मी कांगो बेसिन में रहती है और बंतू उप सहारा में रहती है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 3 1 2 4 3 1 2 4 कहाँ पे है, 3 1 2 4 बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 3 1 2 4 बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए बुशमैन कहाँ रहती है, कालाहारी में, बंतू उप सहारा में, पिग्मी कांगो बेसिन में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। साइट्स के संदर्भ में सत्य कथन चुने। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है, साइट्स, और इसे 1986 में लागू किया गया था। यह विश्व में पाए जाने वाले जीवों तथा उनके अंगों के अवैध व्यापार पर नजर रखता है। तो कौन सा सही है इसमें, साइट्स के संबंध में साइट्स के संबंध में कौन सा सही है, साइट्स। तो साइट्स के संबंध में कौन सा सही है इसमें से, तो इसमें से 1 और 3 खाली सही है, ठीक है। ये लागू होने वाला गलत है, ठीक है। यह विश्व में सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। यह विश्व में पाए जाने वाले सभी जीवों के अंगों का अवैध व्यापार पर नजर रखती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, देखिए साइट्स की स्थापना साइट्स का 1975 में, 1986 में नहीं, 1975 में हुई है। देखिए 1975 में हुई है, ठीक है, 1986 गलत है, ठीक है। साइट्स का फॉर्मेशन 1975 में हुआ है। इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है, इसकी उत्पत्ति अवध में मानी जाती है। तो कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है, इसकी उत्पत्ति अवध में मानी जाती है। असत्य कथन है, असत्य कथन कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो असत्य कथन कौन सा है इसमें से, तो 2 वाला, इसकी उत्पत्ति अवध से क्षेत्र में। इसमें असत्य कथन कौन सा है, तो बी वाला, खाली 2 वाला असत्य कथन है, ठीक है। देखिए इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, देखिए कजरी वर्षा ऋतु का गीत है, देखिए पहला वाला सही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि असत्य है, इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। थोड़े बहुत अंतर के साथ कजरी संपूर्ण पूर्वांचल तथा अवध क्षेत्र में गाई जाती है। इसकी उत्पत्ति अवध क्षेत्र में नहीं मानी जाती। कहाँ मानी जाती है, अवध क्षेत्र नहीं है, अवध क्षेत्र में नहीं मानी जाती। इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में पाई जाती है, मिर्जापुर में, ठीक है, मिर्जापुर में, ठीक है। इसका 2 वाला क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक तरफ प्राचीन नाम, एक तरफ नगर दिया हुआ, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। महोदयश्री कन्नौज, मधुपुरी मथुरा, कानपुर, बलवंत नगर बुलंदशहर। तो कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है 20वें का, तो 20वें का डी वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। 20वें का डी वाला सुमेलित। बलवंत नगर झांसी का पुराना नाम था, ठीक है। बलवंत नगर बुलंदशहर का नाम नहीं था, बलवंत नगर झांसी का पुराना नाम था। बलवंत नगर झांसी का पुराना, बाकी का तीनों सही है। मधुपुरी मथुरा को कहा जाता था, कानपुर को कहा जाता था, महोदयश्री कन्नौज को कहा जा सकता था, और बलवंत नगर झांसी को कहा जाता था, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास से संबंधित योजना है। पेइंग गेट योजना, इनक्रेडिबल इंडिया बेस्ट एंड ब्रेकफास्ट योजना, डिस्कवर योर रूट्स योजना। तो कौन सा उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास संबंधित योजना है, तो इसमें तीनों योजनाएं पर्यटन विकास संबंधित योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। देखिए
उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। देखिए पेइंग गेस्ट योजना 1994 में की गई थी। देखिए पेइंग गेस्ट योजना कब आई थी? पेइंग गेस्ट योजना 1994 में आई थी, ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड बेडक्राफ्ट योजना कब आई थी? तो इनक्रेडिबल इंडिया पेइंग गेस्ट योजना के तहत इसके अंतर्गत किसी निजी मकान मालिक द्वारा अपने मकान में अधिकतम 5 कमरा पर्यटकों को किराए पर दिया जा सकता था, ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना कब आई थी? 2008 में। तो ये कब आई थी? 2008 में आई थी, 2008 में आई थी। अब फिर देखिए और क्वेश्चन जो डिस्कवर योर रूट्स योजना, तो डिस्कवर योर रूट्स योजना कब आई थी? डिस्कवर योर रूट्स योजना के तहत भारतीय मूल के विदेशियों को के भारतीय पूर्वजों को खोज की जाती है, ठीक है। तो डिस्कवर योर रूट्स योजना के तहत भारतीय मूल के विदेशियों के भारतीय पूर्वजों की खोज की जाती है, ठीक है। तो ये पर्यटन संबंधित तीनों योजना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से किस जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं? थारू, बुक्सा, खरवार, जौनसारी। तो सूर्यवंशी की कौन से मानते हैं? खरवार लोग अपने को सूर्यवंशी मानते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के खरवार जनजाति मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर में पाई जाती है। स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। यह मुख्यतः हिंदू रीति रिवाज मानते हैं। इनकी आर्थिक व्यवस्था गतिविधियां कृषि, पशुपालन, शिकार आदि पर निर्भर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ 2001 में हुआ था, ठीक है। 2001 में हुआ था। इस योजना का जन सामान्य विभिन्न सरकारी विभाग, विद्यालय और निजी संस्थानों में सहयोग वृक्षारोपण करना था, ठीक है। वृक्षारोपण करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना लाया गया था। भारत की संचित निधि से कोई भी व्यय करने हेतु संसद पारित करती है संविधान संशोधन विधेयक, लेखानुदान विधेयक, बजट विधेयक, विनियोग विधेयक। तो कौन सा विधेयक लाती है सरकार? तो सरकार विनियोग विधेयक लाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि विनियोग विधेयक का इसमें अनुच्छेद 266 का अंतर्गत प्रावधान है। तो विनियोग विधेयक कहाँ पे है? अनुच्छेद 266 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। संचित निधि से कोई भी व्यय की अनुमति के लिए संसद द्वारा इसके द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, ठीक है। संचित निधि से अगर निकालना होता पैसा तो अनुच्छेद 266 के माध्यम से विनियोग विधेयक लाया जाता है, उससे पैसा निकाला जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान के अनुच्छेद 360 में इसके संबंधित प्रावधान है। राष्ट्रपति के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर ही वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है। संसद के अनुमोदन के बिना यह 2 माह तक परिवर्तन रहता है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी वाला गलत है, ठीक है। डी वाला इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। सॉरी, डी वाला कुछ गलती है, इसको फिर से इसको पढ़ते हैं, देखें ध्यान से पढ़ते हैं। वित्तीय आपातकाल के संबंध में कौन सा असत्य है? तो देखिए पहला वाला सही है, 360 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है, ये भी सही है। संसद के अनुमोदन के बिना यह 2 महीना तक परिवर्तन रह सकता है, ये भी सही है। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन गलत है इसका, ठीक है। सी वाला ऑप्शन गलत है। लिखित अनुमोदन की जरूरत नहीं होती, आपातकाल के समय लिखित अनुमोदन चाहिए होता है, ठीक है। और 2 महीने तक लागू होती है। देखिए आपातकाल जो 352 वाला लगता है उसमें 1 महीना तक लागू होता है, बाकी का और जो भी होगी 2 महीने के लिए होंगे, ठीक है। और अगर एक बार संसद द्वारा पास हो गया तो अनंत काल तक वित्तीय आपातकाल चलता रहेगा, ठीक है। उसका कोई नियम नहीं है कि कितने साल तक चले, ठीक है। एक तो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। यह परामर्श उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से भी दे सकता है। राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? कौन सा सही है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए 143 में तो है यह परामर्श उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से भी दे सकता है। नहीं, स्वप्रेरणा से नहीं दे सकता, जब राष्ट्रपति मांगेंगे तभी दे सकता है। राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो ये भी सही है, ठीक है। 101 और 3 सही इसमें, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को इस पे मतलब कि
मतलब कि क्या कहते हैं, देखिए राय देने के लिए बाध्य कब हो जाता है, जब 1947 के पहले का कोई मामला हो, संविधान लागू होने से पहले का कोई मामला होगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य है, ठीक है, और उसके बाद के मामलों में बाध्य नहीं है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 26 का 1 और 3 दोनों सही होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया? 301, 297, 302, 275। इसमें क्या गया था 27 में? देखिए इसमें क्या गया 301 में, अनुच्छेद 301 में, तो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया अनुच्छेद 301 में। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को लेकर इसके अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य एवं समागम और आबाद होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राज्य की सीमा के भीतर या अन्य राज्य में समागम करने, व्यापार, वाणिज्य करने का स्वतंत्रता होगी, ठीक है। तो वाणिज्य की स्वतंत्रता 301 में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राष्ट्रीय दल इसका गठन बस है, तो देखिए मिलाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कब बनी? तो इसमें से कौन 1964 में बनी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में बनी है। AIADMK कब बनी है? AIADMK तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, तेलुगु AIADMK 1982, तेलुगु देशम पार्टी 1972, ठीक है। तो कौन सा सही है इसमें से? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, तो इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। देखिए AIADMK का फुल फॉर्म भी पढ़ सकता है, AIADMK इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। तमिलनाडु की पार्टी है, ऑल इंडिया अन्ना द्रमित मुनेत्र करगम, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी TDP है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में, जो कि CPI से अलग हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनी थी 1964 में। तो तेलुगु देशम पार्टी 1972, AIADMK 1982, 1998 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित चुनाव सुधार समितियों के उनके गठन वर्ष के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है? दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, बोहरा समिति। तो सबसे पहले क्या आई? तो देखिए तारकुंडे समिति 1974। तारकुंडे समिति कब आई? तारकुंडे समिति 1974, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति 1990। इंद्रजीत गुप्ता समिति कब आई? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। उसके बाद बोहरा समिति 1993। 1993। तो इस हिसाब से आप मिला लेंगे। सबसे पहले कौन आई? तो सबसे पहले तारकुंडे आई, तारकुंडे समिति आई। तो उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति आई, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। उसके बाद कौन सी आएगी? उसके बाद आएगी आपकी बोहरा समिति, और उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो 2143 किस ऑप्शन में है? 2143 आपके C नंबर ऑप्शन में। तो इसको याद रखेंगे कि दिनेश गोस्वामी समिति 1990, तारकुंडे समिति 1974, 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति, और बोहरा समिति 1993 में आई है। चुनाव सुधार समिति है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ब्लिजर्ड कनाडा में, ब्रिकफील्ड फ्रांस में, हरमट्टन नाइजर में, पैम्पेरो अर्जेंटीना में। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से? तो ब्लिजर्ड इसमें नहीं आता है, ठीक है, फ्रांस में नहीं आता। तो कहाँ आता है ये? ब्लिजर्ड आपकी आती है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ब्लिजर्ड आती है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में आती है, ठीक है। बाकी का ब्रिकफील्ड दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में आती है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफील्ड आती है। बाकी ब्लिजर्ड कनाडा में, हरमट्टन नाइजर में, और पैम्पेरो अर्जेंटीना में आती है, ठीक है। तो इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? मालदीव, युगांडा, बोत्सवाना और ब्राजील।
तो विषुवत रेखा पे स्थित कौन सा नहीं है? तो विषुवत रेखा पे स्थित बोत्सवाना नहीं है, ठीक है, बोत्सवाना, बोत्सवाना। तो मालदीव, युगांडा, ब्राजील विषुवत रेखा पे है, जबकि बोत्सवाना मकर रेखा पे है। बोत्सवाना किस पे है? तो बोत्सवाना मकर रेखा पे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, अभिकथन काल का क्वेश्चन है। अभिकथन काल का क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है कि लंदन का कोलकाता कलकत्ता महत्वपूर्ण पत्तन के रूप में विकसित है। लंदन व कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन के रूप में विकसित है। नदियों के ज्वार जलयानों और नौ संचालन योग बनाने में सहायक होते हैं। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें? तो ये भी सही है, 32 का अभिकथन और कार्य दोनों सही है, ठीक है। तो नदियों में बड़े जलयान के लिए नौचालन योग बनाने के लिए ज्वार सहायक है। टेम्स तथा हुगली नदियों पर ज्वारीय धाराओं के कारण क्रमशः लंदन और कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन बन सके हैं, ठीक है। लंदन और कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन बन सके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारत का भूकंप क्षेत्र निम्न में से किस पेटी के अंतर्गत आता है? मध्य महाद्वीपीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, या इनमें से कोई नहीं? तो किसमें भारत आता है? तो भारत आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है, ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में। तो भारत का भूकंप क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। इस पेटी के अंतर्गत लगभग 21% भूकंप आते हैं। कितने परसेंट भूकंप आते हैं इसमें? 21% भूकंप इसमें आते हैं लगभग, ठीक है। यह पेटी केप वर्डे से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, केप वर्डे से शुरू होकर तो अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को पार कर आल्प्स, काकेशस, हिमालय होते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिणी पूर्वी द्वीपों में जाकर प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है, ठीक है। तो 21% भूकंप आते हैं मध्य प्रायद्वीपीय पेटी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है? ताप्ती का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा और एब्रो डेल्टा। तो चापाकार डेल्टा का उदाहरण कौन सा है? तो चापाकार डेल्टा का उदाहरण आपका नील नदी का डेल्टा है, ठीक है, नील नदी का डेल्टा है, और पश्चिम नुमा है मिसिसिपी मिसौरी का, ठीक है। तो नील नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा है, ठीक है। देखिए, चापाकार डेल्टा नील नदी का गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी मिसौरी का है, और ज्वार नदमुख डेल्टा भारत में नर्मदा और तापी का डेल्टा है, ठीक है। और वंताकार डेल्टा वंताकार वंताकार डेल्टा दंताकार डेल्टा एब्रो डेल्टा, ठीक है। तो दंताकार डेल्टा है, दंताकार। बाकी का मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा कैसा है? तो मिसिसिपी मिसौरी का पंजाकार है, पंजाकार। और नील नदी का डेल्टा तो पता ही है कि चापाकार है। और ताप्ती का डेल्टा ज्वार नदमुख डेल्टा है, ताप्ती और नर्मदा का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस एक को काली मिट्टी की भी कहते हैं? तो काली मिट्टी किसको कहते हैं? चेरनोजम को काली मिट्टी कहते हैं, ठीक है। चेरनोजम को काली मिट्टी कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका विभिन्न संस्तरों में लाक्षणिक विशेषताओं के आधार पर CAP योजना के अंतर्गत विश्व में देखते हैं। तो चेरनोजम को काली मिट्टी कहते हैं, ठीक है, चेरनोजम को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। एक तरफ एल्युमिनियम उद्योग केंद्र है, एक तरफ राज्य है। तो दामन जोड़ी, JK नगर, मुरी, रेणुकूट, तो कहाँ है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दामन जोड़ी छत्तीसगढ़ में नहीं। तो दामन जोड़ी कहाँ पे है? दामन जोड़ी में सोवियत संघ की सहायता से नालको द्वारा एल्युमिनियम उद्योग लगाया जाता है। यह ओडिशा में है, ठीक है, ओडिशा में दामन जोड़ी ओडिशा में है, ठीक है। बाकी का सब सही है। JK नगर आपका पश्चिम बंगाल में है, मुरी झारखंड में है, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, मुरी झारखंड में है, JK नगर पश्चिम बंगाल में है, और दामन जोड़ी ओडिशा में है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अंटार्कटिक महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है। कोसियुस्को पर्वत, क्वीन मार्ड पर्वत, यूराल पर्वत, इनमें से कोई नहीं।
तो अंटार्कटिक महाद्वीप को दो भागों में विभाजित कौन करता है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करता है क्वीन मॉड पर्वत। ठीक है, क्वीन मॉड पर्वत पर अंटार्कटिक महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी जलधाराएं हैं? अलास्का की धारा, फ्लोरिडा की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा और ओएसयू की जलधारा। तो कौन सी ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा है ठंडी? तो इसमें ओएसयू की जलधारा ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो अलास्का की जलधारा प्रशांत महासागर गर्म जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा गर्म जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा गर्म जलधारा, ओएसयू की जलधारा ठंडी जलधारा। ओएसयू की जलधारा ठंडी जलधारा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी पवनें पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का मुख्य कारण है? पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास के लिए ध्रुवीय पवनें, पछुआ पवनें, मानसूनी पवनें, व्यापारिक पवनें। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो इसके लिए जिम्मेदार है पछुआ पवनें। ठीक है, पछुआ पवनें निम्नलिखित में से पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के लिए जिम्मेदार है। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास के लिए पछुआ पवनें जिम्मेदार है। उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से निकलती हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत में सर्वाधिक मोटी कोयले की परत निम्न में से किस कोयला क्षेत्र में पाई जाती है? झरिया कोयला क्षेत्र में, बोकारो में, सिंगरौली में, रानीगंज में। तो सबसे ज्यादा मोटी कोयला की परत कहाँ पाई जाती है भारत में? तो भारत में पाई जाती है सिंगरौली कोयला क्षेत्र में, सिंगरौली कोयला क्षेत्र में। ठीक है, तो भारत में कोयले की सबसे मोटी परत सिंगरौली में पाई जाती है, 165 मीटर तक की मोटाई है। ठीक है, यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। एमपी यूपी में है और 165 मीटर की मोटी परत है। ठीक है, इसमें है सिंगरौली में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन निम्न पर विचार करें। निम्न ऊपर में से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक है? रिहांद, उत्तरी कोयल, कनहर। तो कौन सी सोन नदी की सहायक है? तो तीनों नदियां सोन नदी की सहायक हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक तरफ विद्रोह एक तरफ राज्य है। तो बेलुथी विद्रोह, कोल विद्रोह, अहोम विद्रोह, तेभाग विद्रोह। तो तेभाग विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तेभाग विद्रोह बंगाल में हुआ था। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। कोल विद्रोह कहाँ हुआ? अब देखिए मिलाएंगे, सी का 4 होगा, सी का 4 है और डी का 3, तो डी का 3 भी है। अब देखिए पहला और दूसरा गलत हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। बी का कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कोल विद्रोह आपका झारखंड में हुआ था। ठीक है, तो बी का 1 होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, बाकी का बेलुथम्पी विद्रोह केरला में, बेलुथम्पी विद्रोह केरला में हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में कहा कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? समाचार चंद्रिका, सहचर, मदोवृत्त, इंदु प्रकाश। तो किसने कहा कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? किस समाचार पत्र ने कहा? तो सहचर ने कहा कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। ठीक है, इसका प्रकाशन 1884 में किया गया। ठीक है, लौह पथों के विस्तार का अर्थ लौह बंधन है। ठीक है, 1884 में इसका पत्रिका का प्रकाशन किया गया। 1884 में इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया। रेल विकास की तीव्र आलोचना करते हुए कहा गया कि लौह पथों का विस्तार अर्थात लौह बंधन है। तो इसमें इसने कहा गया कि लौह पथों का विस्तार लौह बंधन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस एक ने घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, महाराजा रतन सिंह ने, बाबर ने। तो राणा सांगा ने घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, घटोली के युद्ध में। तो घटोली का युद्ध कब लड़ा गया? तो घटोली का युद्ध 1517-18 में लड़ा गया। 1517-18 में लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। ठीक है,
इस युद्ध में महाराणा इब्राहिम को पराजित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, मुगल शासन काल में निम्नलिखित में से कौन एक परगना के खजाने का प्रभारी अधिकारी था? फौजदार, आमिल, फौजदार, सिकदार। तो फौजदार था। ठीक है, फौजदार। मुगल प्रांतों के विभाजन प्रत्येक सरकार के विभाग परगनों में किया जाता। फौजदार परगना का प्रभारी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस के कराची अधिवेशन संबंधित नहीं है? राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबंध में प्रस्ताव पारित, गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की गई। तो कौन से कराची अधिवेशन के संबंध में सही नहीं है? तो डी वाला ऑप्शन, मतलब कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की। बाकी तीनों सही हैं कि आर्थिक कार्यक्रम की प्रस्ताव संबंधित किया गया, गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया, मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया था कराची अधिवेशन में। ठीक है। तो कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन नहीं किया गया था। ठीक है। तो कब किया गया? तो कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना लखनऊ अधिवेशन 1936 में किया गया। तो कब किया गया? लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ में 1936 में पंडित नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। भारतीय सुधार समिति, एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन, इंडियन होम रूल सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इंडिया होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा, एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब, भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी, भारत माता सोसाइटी जतेंद्र मोहन चटर्जी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से? तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही सुमेलित है। एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। सैयद अहमद खान द्वारा। ठीक है, सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना सबसे बाद में हुई है? रविन्द्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार, ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता में दिल्ली स्थानांतरित, मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु। तो सबसे बाद में कौन सी घटना हुई है? तो इसमें सबसे बाद में घटना मदन मोहन मालवीय द्वारा हुई। तो देख लेते हैं इसका डेट क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में मिला था इनको नोबेल। ब्रिटिश राजधानी 1911 में हुई, 1911 में लागू किया गया, लेकिन 1912 में इसके स्थानांतरण हो गया। 1911 में बोला गया लेकिन 12 में हो गया। ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने कब किया? तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया, और गोपाल कृष्ण गोखले की मौत 1915 में हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कालानुक्रम में निम्नलिखित में ऐतिहासिक घटनाओं में व्यवस्थित करें। मुस्लिम लीग का गठन, कानपुर षड्यंत्र का मामला, सूरत विभाजन, रैले कमीशन। तो कब हुआ? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। 1906। कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था? कानपुर षड्यंत्र 1924। कानपुर षड्यंत्र 1924। सूरत विभाजन 1907। 1902 रैले कमीशन, 1907 सूरत विभाजन। तो इसका क्या ऑप्शन हुआ? 49वें क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्न में से किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी? करजन ने, अश्विनी कुमार दत्त ने, लाला लाजपत राय ने, डफरिन ने। तो किसने दी थी? तो लाला लाजपत राय ने दी थी। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ? इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, मेरठ। तो कहां नहीं हुआ?
तो आगरा में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, ठीक है, आगरा में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। देखिए 1947 में कुल 9 अधिवेशन हुए। देखिए कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए हैं 1947 तक, जिसमें देखिए कब हुआ, प्रयागराज में 1866। देखिए प्रयागराज में कब को हुआ, 1888, 92, 1910, 88, 1888, 92 और 1910 में प्रयाग में एडमिशन हुआ। लखनऊ में, लखनऊ कब कब हुए, देखिए लखनऊ में कब हुए, तो लखनऊ में एडमिशन आपके हुए, लखनऊ में 3 एडमिशन हुए, 99, 16, 36, 1899, 1916, 1936, ठीक है, 1936 में हुए। और देखिए एक अधिवेशन मेरठ में भी हुआ था, तो मेरठ में एडमिशन कब हुआ, तो मेरठ में 1946 में एडमिशन हुआ, और कानपुर में 1925 में, बनारस में 1905 में, लेकिन आगरा में कभी एडमिशन नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 स्क्रीन पे है कि इसको मिलाएंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। नवयुग किसकी है, तो नवयुग किसकी है, तो द सोशलिस्ट। देखिए द सोशलिस्ट है आपकी श्रीपाद अमृत डांगे का, श्रीपद अमृत डांगे की द सोशलिस्ट है। नवयुग किसकी है, तो देखिए नवयुग किसकी है, तो नवयुग मुजफ्फर अहमद का है, मुजफ्फर अहमद का है। धूमकेतु, धूमकेतु, धूमकेतु काजी नजरुल इस्लाम की है, और निर्बल सेवक राजा महेंद्र प्रताप की है। तो कौन कौन सा सही हुआ, तो 1 का 2, 1, 3, 4, 21, 31, 21, 31 किस ऑप्शन में है, तो 21, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, ठीक है, 2, 1, 3, 4, सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 अभिकथन कार्ड का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। अभिकथन है कि कार्नवालिस कोड शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। जिला कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियों में और वृद्धि कर दी गई। तो कार्नवालिस शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था कि नहीं था, तो देखिए ये वाला सही है, लेकिन जिला कलेक्टर को न्यायिक और फौजदारी शक्तियां दे दी गई, वृद्धि की गई, तो ये गलत है। और इस हिसाब से देखिए अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो क्या किया गया, ये कार्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, जिसके तहत जिला जिला न्याय प्रशासन तथा कर को पृथक कर दिया गया, अर्थात कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियों को ले ली गई, उसके पास केवल संबंधित शक्तियां रह गई। ऐसा करने के पीछे उसका तर्क था कि एक ही व्यक्ति इतनी अलग शक्तियों का होना अवांछनीय है। उसने वकालत के पेशे को भी नियमित कर दिया, ठीक है। तो मतलब इसमें एक नहीं किया गया था, अलग कर दिया गया था, उनके न्यायिक और अन्य जो कार्य हैं कलेक्टर के अलग कर दिए गए थे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस वायसराय गवर्नर जनरल ने तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया? एल्गिन, डफरिन, कर्जन, चेम्सफोर्ड। तो किसने किया, तो कर्जन ने किया था, ठीक है, कर्जन ने किया। कर्जन ने 1899 से 1950 तक रहा। भारत के वायसराय बनने से पूर्व वह भारत का उपमंत्री रह चुका था। उसने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का गठन किया तथा तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की तरफ झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत को हस्तक्षेप किया। उसने तिब्बत में युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 75 लाख रुपए देना स्वीकार करने को विवश किया तथा भूटान और सिक्किम के बीच स्थित चुम्बी घाटी पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है। भूटान और तिब्बत के बीच स्थित चुम्बी घाटी पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55, STRIPES का संबंध निम्नलिखित में से किस एक प्रकार से है? जलवायु परिवर्तन से, हाथियों संरक्षण से, बाघों की निगरानी से, आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो किससे संबंधित है ये? तो यह संबंधित है आपको बाघों के संरक्षण संबंधित है, बाघों की निगरानी से संबंधित है। तो ये भारत सरकार ने 2010 में बाघों की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम शुरू किया था। तो 2010 में बाघों की निगरानी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, भारत सरकार की है, ठीक है, भारत सरकार की है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सारे अनुभव हमें यही बताते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। भारत के संबंध में उपरोक्त कथन किसका था? इटली का, चार्ल्स सुलीमन या कार्नवालिस? किसका संदर्भ था ये?
यह कथन किसका था? तो यह कथन था आपका चार्ल्स वुड की थे, चार्ल्स वुड के कथन थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। आगरा के किले का निर्माण जहांगीर ने कराया था। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो कौन सा सही है इसमें से? तो देखिए, आगरा किले का निर्माण जहांगीर ने नहीं कराया था। तो किसने कराया था? आगरा किले का निर्माण जहांगीर ने नहीं कराया था, आगरा किले का निर्माण अकबर ने कराया था। ठीक है, किसने कराया था? यहाँ पे अकबर रहेगा, अकबर ने कराया था। ठीक है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, तो इस हिसाब से सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा खाली। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस एक शासक का वैष्णव उपनाम नागरी दास था, जिसने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे? राजा सावंत सिंह, राजा छत्रसाल, राजा हरि सिंह, राजा कुशाल सिंह। तो किसका वैष्णव उपनाम नागरी दास था, जिसने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे? कौन सा राजा था? तो अजमेर ये था, मतलब सावंत सिंह थे, राजा सावंत सिंह से। ठीक है, राजा सावंत सिंह अजमेर रियासत के किशनगढ़ के शासकों के निम्बार्क संप्रदाय के संरक्षण प्रदान किया। इसी रियासत के शासक राजा सावंत सिंह वैष्णव उपनाम नागरी दास था। उन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है? मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक छंदोगनिषद। तो किस निषद में मिलता है? पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद अन्य की तुलना में अधिक विशाल है। इसमें विदेहजा जनक के विजय का उल्लेख मिलता है। पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार इसी उपनिषद में मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में विचार करें। पांड्य शासकों का राजकीय चिन्ह मछली था। पांड्य शासकों की प्रथम राजधानी मदुरा थी। तो कौन सा सही है इसमें से? देखिए, तो ये वाला सही, खाली पहला वाला सही है कि इसके मछली था, मदुरा नहीं थी। तो इसकी पहली राजधानी क्या थी? देखिए, इसकी पहली राजधानी कोरकाई थी। पांड्य की प्रथम राजधानी कोर, जिसके बाद मदुरा स्थानांतरित हुई। तो इसकी प्रथम राजधानी मदुरा नहीं थी, मदुरई नहीं थी, कोरकाई थी। कोरकाई थी। इसके बाद राजधानी मदुरई बनी है। ठीक है, पहले कोरकाई राजधानी थी, फिर बाद में मदुरई राजधानी बनी, और इसका राजकीय चिन्ह मछली था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुष्यभूति वंश, थानेश्वर, मैत्रक वंश, वल्लभी, मौखरी वंश, कन्नौज, चंद्रवंश, मगध। तो कौन सा सही है इसमें? तो कौन सा सही नहीं है इसमें? जिसमें डी वाला ऑप्शन सही नहीं। चंद्रवंश कहां हुआ था? तो चंद्रवंश मगध में नहीं हुआ था। तो गौड़ अथवा चंद्रवंश का उद्भव बंगाल क्षेत्र में होता है। इसका प्रमुख शासक शशांक था। तो गौड़ अथवा चंद्रवंश, गौड़ वंश। देखिए, गौड़ अथवा, इसका नाम देखिए दूसरा क्या था? ये चंद्रवंश का नाम क्या था? गौड़ वंश, गौड़ वंश। ठीक है, इसका उत्पत्ति दोनों कहा हुई थी? वेस्ट बंगाल, बंगाल में, वेस्ट बंगाल नहीं, बंगाल में। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। इसका बंगाल में हुआ था। ठीक है, कहा हुआ था देखेंगे, बंगाल। अब प्रमुख शासक इसका था, कौन सा था? तो शशांक था। ठीक है, चंद्रवंश का, या चंद्रवंश को ही गौड़ वंश कहते हैं। इसका प्रमुख शासक कौन था? शशांक था। ठीक है, शशांक। बाकी का तीनों सही है, पुष्यभूत, थानेश्वर, मैत्रक वंश, वल्लभी, मौखरी वंश, कन्नौज। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है। यह हरियाणा राज्य में स्थित है। तो कौन सा सही है? पहला तो गलत है, धौलावीरा नहीं है, और सबसे बड़ी बस्ती भी नहीं है। तो कौन सा सही है 62 का? तो ना तो एक, कौन सा असत्य का था? ना तो दोनों असत्य हैं। असत्य पूछा ना, तो दोनों असत्य हैं। ठीक है, धौलावीरा कहाँ है? तो देखिए, धौलावीरा आपकी हड़प्पा सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। देखिए, पहली नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। दूसरी सबसे बड़ी है। पहले नंबर पर राखीगढ़ी है, हरियाणा की, और ये कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, पहले पे राखीगढ़ी है, ये गुजरात के कच्छ के रण में है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कथनों में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? कौन अकबर के कार्यों में से अंतिम स्थान पर कौन? दीन इलाही की स्थापना, दास प्रथा का अंत, मजहर की घोषणा, तीर्थ यात्रा की समाप्ति।
दीन इलाही की स्थापना सबसे अंत में कब हुआ था? देखिए सबसे अंत में आप अकबर ने किया था दीन इलाही की स्थापना। अब देखते हैं दास प्रथा का अंत कब हुआ। देखिए दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में हुआ। 1563 में हुआ। 1563 मजहर की घोषणा कब की? तो मजहर की घोषणा 1579 में हुई। 1579 में हुई। और बाकी का एक जो बच्चा है आपका कौन? मजहर की घोषणा 1579। और दीन इलाही की स्थापना कब हुई? तो दीन इलाही की स्थापना 1582 में हुई। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे 1582। देखिए सबसे पहले दास प्रथा का अंत 62, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 63, दास 63, मजहर की घोषणा 1579 और 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना। ठीक है, और 1583 में इलाही संबत भी चलाया था, इसको भी याद रखेंगे। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस एक ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया? तो किस गुप्त शासक ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया? तो समुद्रगुप्त ने प्रदान किया। समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया। समुद्रगुप्त का शासक था, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन, हसन बहमन शाह, फिरोज शाह बहमनी, ताजुद्दीन फिरोज शाह, इनमें से कोई नहीं। तो किसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। बहमनी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 में। 1347 में बहमनी वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, हसन बहमन शाह या हसन गंगू इसका संस्थापक था। ठीक है, निम्न युग्मों में से कौन सा 100 सुमेलित नहीं है? कुषाण वंश स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त वंश स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन वंश स्वर्ण, कलचुरी वंश स्वर्ण रजत ताम्र। तो सिक्के की धातुएं थी, किस वंश कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। सातवाहन खाली स्वर्ण नहीं था, तो सातवाहन के काल में क्या था? सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए, उन्होंने चांदी तथा शीशे का पोटीन के सिक्के जारी किए। ठीक है, तो इन्हें क्या किए? चांदी प्लस शीशे का पोटीन का सिक्का, पोटीन नाम का सिक्का चलाया। ठीक है, सातवाहनों ने। बाकी का कुषाणों ने स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के, गुप्तों ने स्वर्ण रजत के सिक्के और कलचुरी ने स्वर्ण रजत और ताम्र के सिक्के चलाए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए मेरु रज्जु सेरिबेलम कहाँ पे है? तो प्रतिवर्ती क्रिया स्मरण क्षमता, तो सेरिबेलम स्मरण क्षमता। मेरु रज्जु किससे लिए संबंधित है? प्रतिवर्ती क्रिया। सर्टोली कोशिका कहाँ है? सर्टोली कोशिका स्ट्रेडियाल नारी विकास हार्मोन्स, स्ट्रेडियाल। सर्टोरी कोशिका कहाँ पे है? तो सर्टोरी कोशिका कहाँ होती है? सर्टोरी कोशिका वृषण में पाई जाती है, वृषण में। ठीक है, और बाकी का स्ट्रेडियाल नारी हार्मोन्स, मतलब 1 2 3 4 सही है इसके। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सेरिब्रम तो स्मरण शक्ति रखती है, मेरु रज्जु प्रतिक्रिया देती है। ठीक है, और सर्टोली कोशिकाएं वृषण में होती हैं, और स्ट्रोडियाल नारी विकास हार्मोन है। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसके सही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है? श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो थाइमस ग्रंथि नहीं है। थाइमस ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है। बहिस्रावी ग्रंथियों की नलिका युक्त होती हैं, जिसमें लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका विहीन होती है, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि आदि पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बेसोप्रिन की अधिकता से क्या होता है? मूत्र तनु होता है, रुधिर गाढ़ा होता है, रुधिर दाब घट जाता है, रुधिर दाब बढ़ जाता है। तो क्या होता है? बेसोप्रिन की अधिकता से क्या होता है? तो बेसोप्रिन की अधिकता से रुधिर दाब बढ़ जाता है। बेसोप्रिन का श्रावण पीयूष ग्रंथि में होता है। बेसोप्रिन या एडीएच की अधिकता से मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर तनु हो जाता है। ठीक है, मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर तनु हो जाता है, तथा जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, इसे मूत्र रोधी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, बेसोप्रिन मूत्र गाढ़ा और रुधिर तनु दोनों हो जाते हैं, लेकिन रुधिर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, बेसोप्रिन की अधिकता से। तो सबसे ज्यादा उपयुक्त है रुधिर का गाढ़ा होना। अगर दोनों होता साथ में, मूत्र तनु एवं रुधिर गाढ़ा, तो ये उल्टा है, तो क्या होगा?
इसमें होगा कि मूत्र गाढ़ा एवं रुधिर तनु होता है। ठीक है, मूत्र गाढ़ा एवं रुधिर तनु। ठीक है, डायलूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर है रुधिर का गाढ़ा बन जाना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अभिकथन कार्ड का क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में गोताखोरी द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अधिक दबाव में हीलियम रक्त के विलय होती है। तो कौन सा सही है इसमें से? तो देखिए, इसका अभिकथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है, हीलियम विलय नहीं होती है। ठीक है, हीलियम एक हल्की अज्वलनीय से गैस है। हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दबाव में हीलियम रक्त में कम विलय है। हीलियम रक्त में कम विलय है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 273 केल्विन होता है। एल्कोहल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम होता है। तो कौन सा सही है? तो देखिए, एल्कोहल का क्वथनांक 78 करीब होता है और जल का 100 होता है, तो दूसरा तो सही है। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 273 केल्विन होता है, तो 273 केल्विन तो नहीं होता है। तो कितना होता है? 273 केल्विन नहीं होता, तो दूसरा पहला वाला गलत है। तो इस हिसाब से दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो क्या कितना होता है? सेल्सियस पैमाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन पर 373 होता है, और एल्कोहल का 78 होता है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। अतः 78 होता है जल का, 78 एल्कोहल का और जल का 100। और अगर 273 ऐड कर लेंगे तो 373 करीब केल्विन में होता है जल का क्वथनांक, लेकिन इसमें 273 बोला है, इसलिए पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हल्दी किस प्रकार का वर्णक होता है? जैंथोफिल, लाइकोपिन, एंथ्रोसाइनिन, इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी में कौन सा वर्णक होता है? तो हल्दी में जैंथोफिल नामक वर्णक होता है। हल्दी में जैंथोफिल, टमाटर में लाइकोपिन, और सेब का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर में होता है लाइकोपिन, टमाटर में, और एंथ्रोसाइनिन सेब का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडिडा, कौन सा सही नहीं है? उष्मागत की ताप केल्विन, और द्रव्यमान मिलीग्राम। तो कौन सा सही नहीं है? तो 73 का डी वाला ऑप्शन मिलीग्राम। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। ठीक है, द्रव्यमान का मिलीग्राम नहीं किलोग्राम होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि एक तरफ कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फल है, एक तरफ खाने योग्य भाग है। सेब का पुष्पासन, काजू का बीज पत्र, लीची का एरिल, गेहूं का फल भित्ति। तो क्या क्या खाने योग्य नहीं है? इसमें से कौन सा गलत है? देखिए, लीची का एरिल होता है, गेहूं का फल भित्ति होती है, काजू का क्या खाते हैं? तो इसमें डी वाला ऑप्शन गलत होगा, मतलब गेहूं का फल भित्री नहीं खाते हैं। गेहूं का क्या खाते हैं? तो देखेंगे, गेहूं का खाने योग्य भाग भ्रूण पोप है। ठीक है, भ्रूण पोप है। ठीक है, गेहूं का खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूण पोप है। ठीक है, बाकी का और सही है। सेब के पुष्पासन, काजू का बीज पत्र खाते हैं, और लीची का एरियल खाते हैं, मतलब ऊपर का गुद्दा जो होता है लीची में, उसको एरियल बोलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, उसको मिलाएंगे। प्रमुख शब्दावली है और संबंधित उत्पाद: मेरीकल्चर, मोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, ओलीकल्चर। तो ओलीकल्चर क्या है? सिल्वीकल्चर क्या है? सिल्वीकल्चर, देखिए, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। ओलीकल्चर क्या है? ओलीकल्चर जैतून को संरक्षण, ओलीकल्चर। मैरीकल्चर, मोरिकल्चर क्या है? मोरिकल्चर शहतूत की खेती है। और मेरीकल्चर मानव उपयोग हेतु समुद्र जीवों का संवर्धन करना। तो 1 2 3 4 इसका सही होगा। ठीक है, तो मोरिकल्चर मानव उपयोग के लिए समुद्र का जीवों का संवर्धन करना, मोरिकल्चर शहतूत की खेती, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, ओलवीकल्चर जैतून का संरक्षण है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषाणु जनित बीमारियों से संबंधित सही है? मम्स, रेबीज, हर्पीज, तपेदिक गलत है। छोटी माता, कैंसर, तपेदिक, कैंसर नहीं है। कैंसर तपेदिक तो पहला वाला है इसका। मम्स, रेबीज और हार्पीज इसके वायरस जनित रोग है। ठीक है, वो विषाणु जनित रोग है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किनका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदगों के रूप में किया जाता है? भारी जल का,
ग्रेफाइट का, बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग सभी का। तो न्यूट्रॉन बंधकों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रॉन बंधकों के रूप में इन सभी का प्रयोग किया जाता है। भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड तीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है अभिकथन कारण का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 अभिकथन कारण का है। ठीक है, तो अभिकथन है कि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, कवकों में पर्णहरित का अभाव होता है। तो दोनों सही है। देखिए, अपना भोजन कवक नहीं बनाते हैं, ठीक है, और पर्णहरित का अभाव तो होता ही है। तो 78 का क्या सही होगा? तो 78 का अभिकथन कारण दोनों सही होगा, और अभिकथन कारण की व्याख्या भी कहता है। देखिए, सहचर्य में रहते हैं कवक, कवक लाइकेन के साथ में रहते हैं। देखिए, कवक शैवाल के साथ रहते हैं। देखिए, वो वहां से खाना ले लेते हैं और उनको नीचे से पानी निकाल के देते हैं कवक शैवाल्स को, तो वो लाइकेन के संबंध में रहते हैं। ठीक है, इनके पास पर्णहरित नहीं होता, इसलिए कि कवक सफेद रंग के होते हैं, मतलब कि उसमें ग्रीनरी नहीं होती है ज्यादातर। तो अभिकथन कारण दोनों सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश में 3 प्रकार की नगर निकायों का गठन किया गया है, सही है। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, सही है। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो नगरों के प्रकार की घोषणा राज्यपाल द्वारा की जाती है कि नहीं की जाती है? तो देखिए, ये भी सही है। तो इसका 1, 2, 3 सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के किस वर्ष तक के बच्चों की किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए प्रतिबंधित है? तो 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के किसी खाने कारखाने में कार्य करने से प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। नवीनतम गठित मंडल 18वां अलीगढ़ है। उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग है। तो देखिए, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग है। तो ये सही है कि नहीं सही, देखते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 6 संभाग नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में कितने संभाग है? तो उत्तर प्रदेश में 4 संभाग है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 4 संभाग है। 4 संभाग कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। 4 संभाग में पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड, पूर्वी। तो पश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी और बुंदेलखंड 4 संभाग है, तो 6 नहीं है। तो तीसरा वाला गलत है, बाकी का दोनों सही है। तो इसका 1, 2 दोनों सही हो गए। ठीक है, और तीसरा वाला गलत होगा। 18 मंडल है, और 18 मंडल आपका अलीगढ़ है। ठीक है, और कब अलीगढ़ मंडल कब बना था? तो देखिए, अलीगढ़ मंडल बना था, इस मंडल के अंदर अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस जिले शामिल है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारतीय संविधान के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और भारतीय वस्तुओं के संरक्षण संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 49वां इनसे संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 49वां इनसे संबंधित है। ठीक है, बाकी का देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 क्या है? तो देखिए, 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में है। और देखिए, 49 का क्या है? 48 का क्या है? तो 48 का पर्यावरण संरक्षण के लिए है। 46 क्या है? तो देखिए, 46 है अनुसूचित जाति जनजाति के अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 अभिकथन कारक क्वेश्चन है, इसको ध्यान देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा। तो इसमें अभिकथन है कि आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंध जो संविधान का मूल स्वरूप निर्धारित करते हैं, सही है। मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का स्पष्ट प्रावधान था, ये गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें से? अभिकथन तो सही है, लेकिन कारण सही है कि नहीं? तो अभिकथन सही है, लेकिन कारण गलत है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जो मूल ढांचे का उल्लेख है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ना कि संविधान में लिखा हुआ था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ को हिंदी भाषा का विकास एवं प्रसार हेतु निर्देश दिए गए हैं? 348, 353, 351, 340। तो किसमें दिया गया? हिंदी भाषा का विकास अनुच्छेद 351 के तहत करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 351 के तहत कहा गया है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हिंदी भाषा का विकास अनुच्छेद 51 के तहत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। संविधान का कौन सा भाग जर्मनी के संविधान से लिया गया है? भाग 15, भाग 16, भाग 12, भाग 18। तो कौन सा लिया गया? तो देखिए, भाग 18 आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है। इसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक के आते हैं, जो कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद 1969 में, कावेरी जल विवाद 1990 में, द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद 2008 में, नर्मदा जल विवाद 1969 में। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सी वाला द्वितीय द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद 2006 में नहीं हुआ। तो देखिए सी वाला गलत है। तो ये कब हुआ था? तो द्वितीय 2004 में स्थापित हुआ है। 2004 में। तो देखिए द्वितीय कृष्णा नदी जल अधिग्रहण विवाद अधिग्रहण का 2004 में स्थापित हुआ। यह विवाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच में है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी के बीच में है। और नर्मदा जल विवाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य में है। प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद अधिग्रहण 1969 में, कावेरी जल विवाद अधिग्रहण 1990 में, द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद अधिग्रहण 2004 में, नर्मदा जल विवाद अधिग्रहण 1969 में। तो इसको याद रखेंगे, कृष्णा जल विवाद अधिग्रहण 1969 में, कृष्णा के साथ आपका नर्मदा भी हो गया 1969 में, और कावेरी नदी का 1990 में, और द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद अधिग्रहण 2004 में गठित किया गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने के पर कितने निश्चित समय के भीतर चुनाव कराने के प्रावधान है? तो कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। ठीक है, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है इसके अंतर्गत। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना उसके किस प्रकार के शक्ति के अंतर्गत आता है? कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधि शक्ति। तो किसके अंतर्गत आता है उसका? तो ये इसके कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सी भारत और नेपाल की संयुक्त जल परियोजना है? चूखा जल विद्युत परियोजना, तुलबुल, टनकपुर जल विद्युत परियोजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टनकपुर जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, टनकपुर जल विद्युत परियोजना इसके किस नदी पे है? तो चूखा जल विद्युत परियोजना वांगचू नदी पर है, भारत और भूटान के बीच में। देखिए चूखा जल विद्युत परियोजना किसके बीच में है? तो भारत प्लस भूटान के बीच में है। ठीक है, भारत और भूटान के बीच में है। और किस नदी पे है चूखा जल विद्युत परियोजना? वांगचू नदी पे, वांगचू नदी पे है। ठीक है, वांगचू नदी पे है चूखा परियोजना, भारत और भूटान के बीच में है। अब तुलबुल परियोजना कब है? देखिए तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल परियोजना झेलम की परियोजना है। और टनकपुर परियोजना किसके बीच में? देखिए टनकपुर परियोजना महाकाली नदी पर स्थित है, भारत और नेपाल के बीच में है। तो किसके बीच में है? महाकाली नदी पे है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में। तो देखिए चूखा परियोजना भारत और भूटान के बीच में वांगचू नदी पे है, तुलबुल झेलम पे है, और टनकपुर परियोजना आपकी महाकाली नदी पे है, जो कि भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में 7 नगर हैं। ठीक है, 7 नगरों में कौन कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ एवं प्रयागराज है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। मध्य और दक्षिण एशिया के निम्नलिखित अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों में कौन एक स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो कौन शामिल है इसमें से? तो इसमें इराक शामिल नहीं है। ठीक है, इराक शामिल नहीं है। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है इसमें। ठीक है, तो मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादकों देशों में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सम्मिलित है। इराक स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत नहीं आता है। इस क्षेत्र में अवैध तरीके से अफीम उत्पादन एवं व्यापार होता है। तो स्वर्णिम अर्धचंद्र के रूप में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान फेमस है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घाना, इसका देखिए प्रमुख कृषि उत्पाद कौन कौन से? देखिए ब्राजील का कहवा होता है, श्रीलंका का चाय है, मलेशिया का गन्ना है, घाना का कोका है, घाना का कोको। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 92 में देखिए गन्ना नहीं है, मलेशिया का रबर होता है, रबर होता है। बाकी का सही है, घाना का कोको, ब्राजील का कहवा, श्रीलंका का चाय। ठीक है, एकदम क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा जटिल होता है। तो जटिल तो होता ही है, खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा जटिल होता है। ठीक है,
93। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। सत्य कथनों का चयन करें। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें से? 94 नंबर क्वेश्चन में, तो 94 नंबर क्वेश्चन में दोनों सही है कि राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1984 में। इसका मुख्यालय कब है, कहाँ पे है? गुरुग्राम में। तो इसको याद रखेंगे, बागवानी बोर्ड का गठन 1984 में, मुख्यालय गुरुग्राम में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित 95, निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। तो न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। ठीक है, माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी। यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। देखो, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप जान खोजकर्ता किसने की थे? हवाई द्वीप की खोजकर्ता, उत्तरी ध्रुव का, दक्षिणी ध्रुव का। तो कौन सा सही खोजकर्ता नहीं है? तो देखिए, दक्षिणी ध्रुव की खोज कैप्लन ने की थी। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? देखिए, दक्षिणी ध्रुव की खोज आर एमंडसन ने की थी। एमंडसन ने 1911 में की थी दक्षिणी ध्रुव की खोज। बाकी का उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। हवाई द्वीप की खोज कैप्टन कुक ने की थी। और न्यू फाउंडलैंड द्वीप की खोज जॉन कैबेट ने की थी। न्यू फाउंडलैंड की जॉन कैबेट, हवाई द्वीप की कैप्टन कुक, उत्तरी ध्रुव की रॉबर्ट पियरे और दक्षिणी ध्रुव की एमंडसन ने की थी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या है? काकेशस प्रजाति की, निग्रोसम प्रजाति की, ऑस्ट्रेलियासम प्रजाति की और मंगोलायड प्रजाति की। तो किस प्रजाति की है? तो निग्रोसम प्रजाति की है। ठीक है, नवीनतम अनुसंधानों से स्पष्ट हुआ कि अंडमान और निकोबार के समूह की जनजाति अफ्रीकी निग्रोटो के साथ सा में रखती है। तो ठीक, निग्रोटो प्रजाति की है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से भारत की मुख्य भूमि के निकटतम है? बैरन द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, रियूनियन द्वीप, चागोस द्वीप समूह। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत के मुख्य भूमि के निकटतम है बैरन, मिनिकॉय, रियूनियन द्वीप और चागोस द्वीप। तो कौन से सबसे भारत का निकटतम कौन है? तो भारत का निकटतम है मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप सबसे निकटतम द्वीप है। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो गया, तो इसको हम लोग आपको आंसर बताते जाएंगे फटाफट। आप लोग इसको आंसर नोट कर लेंगे और बाद में इसको आप कॉपी पे हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है 99 का, क्वेश्चन नंबर 99 एक बार देख लेते हैं। देखा, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 99 का ए है। क्वेश्चन नंबर 100 का हम खाली आंसर बताते जा रहे हैं, इसको आप लोग हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 101 का 101 का सी, 102 का डी, 103 का ए, 104 का सी, 105 का डी, 106 का बी, 107 का डी, 108 का डी, 109 का डी, 110 का बी, 110
अब यहाँ पे खत्म हुआ आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। अब फिर से शुरू करते हैं हम, जीएस का क्वेश्चन आ गया। तो कूट वाला क्वेश्चन है, उद्योग है और क्षेत्र है, तो मिलाएंगे इसको कि तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है। तेल शोधक कारखाना आपको पता है कि मथुरा के अंदर है। देसी घी उद्योग कहाँ का फेमस है, तो देसी घी उद्योग औरैया का फेमस है। खेल का सामान कहाँ पे मिलता है, तो खेल का सामान मेरठ के लिए, और बांसुरी उद्योग पीलीभीत के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको मिलाएंगे, तेल शोधक कारखाना 3, देसी घी 4, खेल का कारखाना मेरठ, बांसुरी उद्योग पीलीभीत। तो 34-12 किस ऑप्शन में है, तो 34-12 बी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, 34-12 बी वाले ऑप्शन में आपका सही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई सितंबर 2009 में, 2011 में, 2007 में, 2010 में। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई, तो उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना सितंबर 2009 में की गई। ठीक है, इसके अंतर्गत कुल 744 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक गिरिपथों में पाए जाते हैं। ठीक है, शिवालिक और तराई में हाथी पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे क्रियात्मक घाटा क्या कहलाता है, क्या होता है क्रियात्मक घाटा, क्या होता है, ब्याज समायोजित राजकोषीय घाटा, स्फीति समायोजित घाटा, लाभ समायोजित घाटा, स्फीति समायोजित राजस्व घाटा। तो क्या होता है क्रियात्मक घाटा, क्रियात्मक घाटा होता है स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित किन 2 संस्थानों को वाशिंगटन जुड़वा के नाम से भी जाना जाता है, IMF, WTO, IMF अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, IMF, IBRD विश्व बैंक और यूनिसेफ। तो किसको वाशिंगटन जुड़वा कहा जाता है, तो वाशिंगटन IMF और IBRD को कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, वाशिंगटन जुड़वा कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वाशिंगटन जुड़वा कहा जाता है वर्ल्ड बैंक और IMF को। देखते हैं, निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र वर्ष 1965 में खोला गया था। मुंबई में, कांडला में, नोएडा में, सांता क्रूज में। तो कहाँ खोला गया था भारत का पहला निर्यात संवर्धन केंद्र, तो कांडला में खोला गया था, कांडला में। ठीक है, कांडला में निर्यात संवर्धन बढ़ावा देने के लिए भारत ने निर्यात संवर्धन केंद्र को 1965 में कांडला में खोला। ये एशिया का पहला निर्यात संवर्धन, ये एशिया का प्रथम था, एशिया का प्रथम निर्यात संवर्धन केंद्र था। ठीक है, इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 7 EPF स्थापित किए गए। अब सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 7 है, EPZ 7 इस समय है। ठीक है, एशिया का प्रथम था ये कांडला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। अब 116 है, इसको देखेंगे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए बी वाला इसका सही नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब की है, देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 की है, 2 अक्टूबर 1993 की है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसके लिए गलत होगा। ठीक है, बाकी का और सब सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन कब किया गया, 2010 में, 2005 में, 2014 में, 2000 में। तो राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन कब किया गया, तो राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन 2005 में किया गया। राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन 2005 में किया गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक नहीं है, सेंसेक्स, राष्ट्रीय सूचकांक, इंडोनेक्स, निफ्टी 50। तो बॉम्बे एक्सचेंज का कौन सा नहीं है, तो निफ्टी 50 नहीं है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 है, जबकि BSE 50, BSE 200, राष्ट्रीय सूचकांक, इंडोवेस्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब राष्ट्रीय सूचकांक, इंडोनेक्स्ट और सेंसेक्स, ये सब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, लेकिन निफ्टी 50 राष्ट्रीय इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राष्ट्रीय पुष्प टेसू, उत्तर प्रदेश के बारे में है। राजकीय पक्षी कोयल, राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा। तो राष्ट्रीय पक्षी कोयल नहीं है, तो राजकीय पक्षी क्या है, देखिए यही गलत है। राजकीय पक्षी क्या है, इसको देखते हैं। राजकीय पक्षी आपकी
राजकीय पक्षी सारस, सारस या क्रोंज है, क्रोंज, ठीक है, सारस कहते हैं जिसे, ठीक है। आगे का तीनों सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध नगर, मुख्यालय ग्रेटर नोएडा, कानपुर देहात, अकबरपुर माती, बस्ती का, नौगढ़, जालौन का उरई। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दो सुमेलित नहीं है। देखिए गौतम बुद्ध नगर का नोएडा होगा, ग्रेटर नोएडा नहीं, ठीक है। तो 1 और 3 सही सुमेलित नहीं है। बस्ती का बस्ती है, नौगढ़ सिद्धार्थ नगर का, और गौतम बुद्ध नगर का नोएडा होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121, अब करंट का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने हेतु किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय द्वारा। तो किस मंत्रालय द्वारा? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगस्त 2023 में भारत द्वारा किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की गई है? फ्रांस से, यूएसए से, इजराइल से, रूस से। तो कहां से प्राप्त की गई है? स्पाइक NSOL मिसाइल कहां से प्राप्त की गई है भारत द्वारा? तो आपकी इजराइल से प्राप्त की गई है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, अगस्त 2023 में जायद तलवार 2023 नामक नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संपन्न हुआ, ठीक है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में संपन्न हुआ, ठीक है। दोनों देश के बीच अंतर की स्थिरता को बढ़ाने के लिए जायद तलवार नामक नौसेना अभ्यास शुरू हुआ। अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहां पे हुआ? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन कहां पे किया गया? विनिपेग कनाडा में, शंघाई चीन में, टोक्यो जापान में, मॉस्को रूस में। तो कहां किया गया इसका? तो इसका आयोजन किया गया आपका विनिपेग कनाडा में, विनिपेग कनाडा में। तो विनिपेग कनाडा में किया गया। इसका आयोजन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीतने वाले देशों में कनाडा शीर्ष पे रहा। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पे। तो भारत चौथे स्थान पे रहा। भारत चौथे स्थान पे रहा। शीर्ष पे कौन रहा? शीर्ष पे कनाडा रहा। कनाडा और 2 साल में आयोजन, 2 वर्ष में आयोजन किया जाता है इसका। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन 2 साल में किया जाता है, ठीक है। पहले नंबर पर कनाडा, भारत चौथे पे। अगस्त 2023 में थुरैया हमीद अलम हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद पर चुने जाने वाले पहली अरब महिला बनी। वह किस देश की निवासी हैं? संयुक्त अरब अमीरात की, सऊदी अरब की, यमन की, ओमान की। थुरैया हमीद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी है। तो कहाँ की है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात की हैं, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की हैं थुरैया हामिद अल हाशमी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, अगस्त 2023 में किस अंतरराज्यीय बैंक को विश्व बैंक द्वारा ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑफ क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ ब्रिटेन, बैंक ऑफ इजराइल, बैंक ऑफ जापान। तो किसको बुलाया गया है? इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, अगस्त 2023 में निम्नलिखित देश में से किस एक ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की है? पेरू ने, रूस ने, जर्मनी ने, जापान ने। तो किसने की है घोषणा? तो घोषणा की है रूस ने की है, ठीक है। लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, ठीक है, रूस ने की है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पे संपन्न हुआ? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटका में, पुणे महाराष्ट्र में और कोच्चि केरला में। तो 128 का खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ इसका आयोजन, ठीक है। खजुराहो मध्य प्रदेश में 5वां हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है। देखते क्वेश्चन नंबर 129, अगस्त 2023 में ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के बने ब्रिक्स गठबंधन में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो 4, 5, 6 और 8 कितने देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो 6 देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है, ठीक है।
तो ब्राजील, भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों को शामिल करने की घोषणा की। इन देशों में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र। देखिए कि कौन कौन से देश है इसमें? 6 देशों में यूएई, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, देखिए यूएई, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, इथियोपिया, 6 देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है। तो 2, 4, 2, 6। तो कौन कौन से देश हैं? यूएई, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, इथियोपिया। 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल करने की घोषणा की गई है। ठीक है, पहले से 5 देश थे, भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे, और इसमें से 5 देश और शामिल होंगे, यूएई, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, अर्जेंटीना और इथियोपिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से किस तिथि को विभाजिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 14 अगस्त को विभाजिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई थी? 2021 में इस तिथि की 2021 में घोषणा की गई थी। तो इसका प्रथम बार कब हुआ था? 2021 में। ठीक है, प्रथम 2021 में हुआ था विभाजिका स्मृति दिवस, 14 अगस्त 2023 को। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया? गुजरात, केरला, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार। तो किस सरकार द्वारा किया गया अतिथि पोर्टल? तो केरला सरकार द्वारा किया गया अतिथि पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, प्रवासियों के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132, अरास डोर्रा गैस फील्ड विवाद निम्नलिखित में से किन 3 देशों के मध्य में? अरास डोर्रा गैस फील्ड विवाद ईरान, सऊदी, कुवैत, रूस, चीन, जापान, कुवैत, ईरान, इराक, ओमान, यमन, इराक। तो किसके बीच में है? अरास डोर्रा गैस फील्ड विवाद किन देशों के बीच में है? तो अरास डोर्रा तेल विवाद ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के बीच में है। ठीक है, अरास डोर्रा गैस फील्ड विवाद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किया गया? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति बीयू ललित, न्यायमूर्ति अभिजीत लांबा, न्यायमूर्ति शिव प्रताप सिंह। तो किसने एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो एनजीटी के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। अगस्त 2023 में आयोजित 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में, इंदौर में, जबलपुर में, श्रीनगर में। तो 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन इंदौर में किया गया। ठीक है, इंदौर में किया गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु पैनल गठित किया गया है? के राधाकृष्णन, एस राजलिंगम, महेश चंद्र पंत, दिनेश भार्गव। तो किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया? तो महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में गठन किया गया, पाठ्य पुस्तकों में संशोधन के लिए गठन किया गया। ठीक है, एनसीईआरटी द्वारा। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम कर्नाटका सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की है? श्रीलंका ने, मालदीव ने, जापान ने, भूटान ने। प्रथम कर्नाटका सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी किसने की है? तो श्रीलंका ने की है। ठीक है, श्रीलंका ने की है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 है अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित यूएस ओपन 2023 में टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? एरिना साबालेंका, कोको गॉफ, गैब्रिएला डाब्रोवस्की, अन्ना डानिलिना। तो किसने जीता है? तो जीता है कोको गॉफ ने जीता। ठीक है, कोको गॉफ अमेरिका की, यूएसए की कोको गॉफ ने जीता। ठीक है, उन्होंने इस प्रतियोगिता में बेलारूस की एरेलिना सबलिंका को हराया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। अगस्त 2023 में मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के दौरान निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? शांता सोतम को, विशाल मल्होत्रा को,
एनवी मूर्ति को और दयाशंकर भारती को। तो किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सांता थोथम को सांता थोटम को शामिल किया गया है, ठीक है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया? संघाई चीन में, ब्राजीलिया में, जोहान्सबर्ग में और मॉस्को में। तो कहाँ आयोजन किया गया? तो आयोजन किया गया जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। जोहान्सबर्ग 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ब्रिक्स और अफ्रीका। मुख्य विषय क्या था? विषय क्या था? ब्रिक्स विषय ब्रिक्स और अफ्रीका, ब्रिक्स और अफ्रीका इसमें 6 देश को भी शामिल किया गया। इसमें यूएई, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथोपिया, अर्जेंटीना है, ठीक है। तो विषय क्या था? ब्रिक्स और अफ्रीका इसकी थीम थी। जोहान्सबर्ग में आयोजन किया गया 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 जो कि ये जस्ट नंबर 8वें का लास्ट क्वेश्चन है। अगस्त 2023 में निम्नलिखित स्टार्टअपों में से कौन सा एक यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम स्टार्टअप बना है? यूनिकॉर्न का दर्जा। स्विगी, जोमेटो, ओला, जेप्टो। तो कौन सा बना? यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम स्टार्टअप बना है तो जेप्टो बना है। जेप्टो तो जेप्टो यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम स्टार्टअप बना। गौरतलब है कि ऐसे स्टार्टअप जिनका मूल्य $1 मिलियन से अधिक होता है उन्हें यूनिकॉर्न कंपनी करते हैं। तो यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है? $1 मिलियन से ज्यादा। यूनिकॉर्न का दर्जा मतलब $1 मिलियन से अधिक होने पर बनता है। तो जेप्टा बनी है, ठीक है, जेप्टा यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। तो रहा ये 8वें, देखिए आपके 8वां जो रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर ध्येय इसका 8वां रहा। इसका लास्ट क्वेश्चन था। इससे पहले हम 7 टेस्ट करा चुके हैं, तो आप उसको भी जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे 9 वीडियोस हिंदी के भी पड़े होंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 8वां टेस्ट आपका संपन्न हुआ। तो हम ऐसे लगातार टेस्ट कराते रहेंगे। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम उसका कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद।